नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पर वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीक के यानी 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे उत्तराखंड हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या घटनाएं घटी हैं इस सप्ताह में, वो सारे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, देखो ये सीरीज जो हमारी आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ पिछले एक वर्ष तक के अगर आपको करंट अफेयर्स पीडीएफ चाहिए, उत्तराखंड की करंट अफेयर्स ई बुक चाहिए, उत्तराखंड ईयरली करंट अफेयर्स, तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप उस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पिछले एक साल का संपूर्ण करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व का पहला निःशुल्क रेडियो फ्रीक्वेंसी वजाइना रिजोल्यूशन यानी RFVR ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो जो विश्व का पहला निःशुल्क रेडियो फ्रीक्वेंसी वजाइना रिजोल्यूशन शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है एम्स ऋषिकेश में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वजाइना रिजोल्यूशन यानी RFVR क्या है। दोस्तों ये RFVR क्या है? देखो RFVR यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी वजाइना रिजोल्यूशन, तो ये है वजाइना से संबंधित ट्रीटमेंट है। वजाइना महिलाओं से संबंधित कई निजी समस्याएं होती हैं वजाइना से संबंधित, तो उन सभी निजी समस्याओं के ट्रीटमेंट के लिए ये RFVR ट्रीटमेंट शुरू किया गया है एम्स ऋषिकेश में, जो कि विश्व का पहला RFVR ट्रीटमेंट है। अब देखो इसका संचालन कौन कर रहे हैं? तो जो ये RFVR ट्रीटमेंट है इसका संचालन कर रहे हैं डॉक्टर नवनीत मोधा, जो कि RFVR ट्रीटमेंट के क्या हैं, विशेषज्ञ हैं। अब यहाँ पे शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी एम्स में शुरू की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। एम्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और जो एम्स ऋषिकेश है इसकी स्थापना कब की गई? 2012 में एम्स ऋषिकेश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 22वीं पुण्यतिथि 18 अगस्त 2021 को मनाई गई। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो हाल ही में यहाँ पे 18 अगस्त 2021 को स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका निधन हुआ था 18 अगस्त 1999 को। ठीक है, तो 18 अगस्त 1999 को यहाँ पे इंद्रमणि बडोनी जी का निधन हुआ और 18 अगस्त 2021 को इनकी 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो इनको जाना जाता है पहाड़ के गांधी के नाम से। पहाड़ का गांधी या उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है? स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो उत्तराखंड पृथक या आंदोलन चला था इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। और जैसे ही उत्तराखंड पृथक राज्य बनने वाला था, लेकिन उससे कुछ ही साल पहले, एक साल पहले 1999 में इनका निधन हो जाता है। इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स हमने बता रखा है, जो कि हाल ही में हमने कुछ वीडियोस लाई थी उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के संबंध में। लगभग 4 या 5 वीडियोस में बना रखी है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हो। वहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में काफ़ी डिटेल्स बताई गया है। साथ ही साथ जो भी अन्य प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख विभूतियाँ हैं उत्तराखंड में, पर्यावरणविद हो गया, प्रमुख महिलाएँ हो गए, प्रमुख राजनेता हो गया, या प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो सभी के बारे में उन वीडियोज़ में बताया गया है। तो उनको आप अच्छे से देख सकते हैं, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, BBC के रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल। देखो जो BBC का रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल होता है, इसमें एक डॉक्यूमेंट्री या फिल्म को चलाया जाता है करीब 1 माह तक। तो यहाँ पे BBC की रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड की मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म को शामिल किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का संबंध किस व्यक्ति से है? तो उत्तराखंड की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है मोतीबाग, जिसको BBC की रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। तो इस डॉक्यूमेंट्री का संबंध किस व्यक्ति से है? तो वो है यहाँ पे विद्यादत्त शर्मा, जो एक किसान हैं, उनसे संबंधित है मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री। और आपको बता दें, उत्तराखंड की जो ये मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म है, इसको ऑस्कर के लिए भी नामित किया जा चुका है। तो जानते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में थोड़ा डिटेल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म उत्तराखंड की पहली ऑस्कर नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि उत्तराखंड की पहली ऑस्कर नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन है? वो है आपकी मोतीबाग। अब ये मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है क्या? तो पौड़ी जिले के बुजुर्ग किसान की मेहनत पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोतीबाग को BBC की रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल
लॉन्ग शॉर्ट्स में शामिल किया गया है। BBC रील्स ऑनलाइन प्रोग्राम 1 महीने तक चलेगा और साथ साथ इस श्रेणी में शामिल होने वाली उत्तराखंड की यह एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यह डॉक्यूमेंट्री पौड़ी जिले के सांगुड़ा गांव के किसान विद्याधर शर्मा पर आधारित है। किस पर यह आधारित है? सांगुड़ा गांव पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहाँ के किसान है विद्याधर शर्मा, तो उनके जीवन पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। पहाड़ के पलायन या पर्यावरण हो गया, जल संरक्षण को लेकर बुजुर्ग किसान की जीवटता को मार्मिक रूप से सामने रखा गया। यानी एक किसान की कैसी स्थिति होती है, कैसी दशा होती है पहाड़ में, उसमें मतलब कितनी मेहनत उसको करनी पड़ती है, जल संरक्षण के बारे में, पर्यावरण के बारे में, प्लान के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताया गया है इस मोती बाग डॉक्यूमेंट्री में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसके संबंध में सारी डिटेल्स आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, मिस्टर नॉर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? हाल ही में यहाँ पे मिस्टर नॉर्थ इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था और इसका खिताब जीता है उत्तराखंड के युवराज दत्ता ने। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, हिमालय बस द्वारा आज अशोक रिसोर्ट्स एंड स्पा में मिस्टर नॉर्थ इंडिया 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यानी जो उत्तरी राज्य हैं, नॉर्थ साइड के जो राज्य हैं वो इसमें शामिल किए गए थे। लगभग 9 राज्यों ने इसमें प्रतिभाग लिया था। तो इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के युवराज दत्ता को मिस्टर नॉर्थ इंडिया 2021 का खिताब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में अनु कुमार व अंकिता ध्यानी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनका संबंध किस राज्य से है? देखो, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप 2021 है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? केन्या में किया जा रहा है। कौन से देश में? केन्या देश में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो अनु कुमार और अंकिता ध्यानी है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका संबंध है उत्तराखंड राज्य से। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में उत्तराखंड के अनु कुमार और अंकिता ध्यानी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और साथ ही साथ ये जो प्रतियोगिता है यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया जा रहा है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 17 से 22 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, देवभूमि शिक्षक रत्न सम्मान 2021 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 10 शिक्षकों को देवभूमि शिक्षक रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है यहाँ पे सद्भावना दिवस, और हाल में 20 अगस्त 2021 को भी सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये किस प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। राजीव गांधी जी की जयंती पर 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री यानी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे भारत के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बारे में, सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को मुंबई में। राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। तो राजीव गांधी कितनी उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? मात्र 40 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, विश्व मानवतावादी दिवस 2021 कब मनाया गया? तो हाल ही में यहाँ पे 19 अगस्त को मनाया गया है विश्व मानवतावादी दिवस 2021 के रूप में। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है। और सबसे पहली बार कब मनाया गया था विश्व मानवतावादी दिवस? तो 19 अगस्त 2009 को पहला विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पे आप देख सकते हो विश्व मानवता दिवस के बारे में थोड़ा डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं। तो जो विश्व मानवतावादी दिवस है, हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। विश्व मानवता दिवस जो विश्व मानवतावादी दिवस है, प्रथम बार कब मनाया गया था? ये 19 अगस्त 2009 को। और 2021 में इसको मनाया गया 19 अगस्त 2021 में। ये इसका 12वां संस्करण यानी 12वां विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया?
19 अगस्त 2021 को। 2021 में थीम क्या थी मानवतावादी दिवस की? द ह्यूमन रेस। क्या थी इसकी थीम? द ह्यूमन रेस। तो थीम किसी भी दिवस की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आगामी एग्जाम के लिए, तो थीम आपको जरूर नोट करनी है। और यहाँ पे जितने भी आपको दिवस बताए जाते हैं प्रत्येक की थीम आपको लगातार यहाँ पे बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक स्थापित किया गया है वो किया गया है दिल्ली में, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दिल्ली के पूसा परिसर में स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो में विश्व के दूसरे सबसे बड़े व नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। और यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ स्थित है? भारत के दिल्ली में स्थित है। इस बैंक की स्थापना बायोफोर्टिफाइड फसल किस्मों में असंतुलन को दूर करने के लिए की गई है। और साथ साथ इस बैंक में लगभग 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित रखा जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 4.5 लाख जर्म प्लाज्मा संरक्षित हैं, जिसमें 2.7 लाख घरेलू प्रजातियों के हैं, जबकि बाकी क्या है दूसरे प्रजातियों की हैं, यानी दूसरे देशों से प्राप्त किए गए हैं। तो लगभग 10 लाख जर्म प्लाज्मा यहाँ पर संरक्षित किए जा सकते हैं। और अभी कितने इसमें संरक्षित? 4.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 10, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला जो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है वो बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। तो असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि देखो ये काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और ये बन चुका है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि पहला नेशनल पार्क है भारत का, और ये है आपका उत्तराखंड में स्थित। दुधवा नेशनल पार्क ये आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मणिपुर में स्थित है। और यह है आपका दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा पार्क है जो तैरता हुआ पार्क है, यानी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका मणिपुर में स्थित है। तो ये चारों आपको जरूर यहाँ पे नोट करने हैं, कौन कहाँ स्थित है और किसकी क्या विशेषता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क यानी जो असम में स्थित है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अभी सैटेलाइट फोन यहाँ पे क्यों यहाँ पे मतलब लगाए गए हैं? तो सैटेलाइट फोन शिकारियों पर नजर रखने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में वन कर्मियों को सहायता प्रदान करेगी। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में ये स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा 14 अगस्त को। इस दिन क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था। इस दिन 14 अगस्त को भारत दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। तो 14 अगस्त को यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन को लेकर बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, बहुत सारे लोगों को अपनी जान यहाँ पे गंवानी पड़ी थी। तो उन लोगों की स्मृति में, उन लोगों की याद में यहाँ पे 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करने के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस तरह के दिवस की घोषणा से देशवासियों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाएगा। यही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है, जो कि 14 अगस्त को प्रत्येक साल मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित हुई है? अभी मैंने पिछले लगभग क्वेश्चन नंबर 6 में या 5 में मैंने आपको बताया था, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है?
ये किया जा रहा है केन्या में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 18 से 22 सॉरी ये 17 है, ठीक है, 17 से 22 अगस्त तक केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई है। और साथ साथ आपको बता दें भारत ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पहला पदक कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। और ये देखो 2021 में 4x400 मीटर मिश्रित स्पर्धा में नाइजीरिया और पोलैंड के बाद तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीता है भारत ने, जो कि भारत का पहला पदक है अंडर 20 चैंपियनशिप में। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक कौन सा आया है, कांस्य पदक। अभी जो भी पदक या जो भी अपडेट आती रहेंगी वो आपको बताई जाएगी अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे रामसर सूची में हाल ही में 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। अभी जानिए कौन कौन वो 4 भारतीय स्थल हैं। तो देश में अब कुल कितने रामसर स्थल हैं। देखो रामसर स्थल है क्या, इसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। रामसर स्थल में रखे जाते हैं आर्द्रभूमि स्थल, ठीक है, आर्द्रभूमि स्थल या रामसर सूची में रखे जाते हैं आर्द्रभूमि स्थल। तो इसमें 4 भारतीय नए स्थलों को भी शामिल किया गया है। और ऐसे में अब जो कुल भारतीय यानी भारत के कुल कितने रामसर स्थल हैं अब, या रामसर सूची में कितने आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है, तो ये हैं टोटल 46 रामसर साइट या रामसर स्थल हैं भारत में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल कितने रामसर स्थल हैं भारत में, 46। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हो कौन कौन 4 नए रामसर स्थल चुने गए हैं या रामसर सूची में उन स्थलों को शामिल किया गया है। तो हाल ही में 4 और भारतीय स्थल जिनमें 2 हरियाणा के हैं और 2 गुजरात में स्थित हैं को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए 4 कौन कौन से हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा में है, इसको रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो कि हरियाणा में है, इसको भी रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात में है, और वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। तो ये 4 ऐसे स्थल हैं जिनको हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों विशेषकर जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक कन्वेंशन है। और देश में अब इस प्रकार के स्थलों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये आर्द्रभूमि स्थल होते हैं। और देश में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थल या क्वेश्चन बन सकता है कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो वो हैं अभी 46 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सीकेट 2021 में भाग लिया है। तो भारतीय नौसेना एंड साथ साथ अमेरिका नौसेना ने, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पे बहुराष्ट्रीय अभ्यास सीकेट 2021 में भाग लिया है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे 2021 में सीकेट का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। कितना संस्करण आयोजित किया गया है 2021 में, सीकेट का 20वां संस्करण। और भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाली दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सीकेट सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, जो कि 2021 में आयोजित किया गया है। और ये 2021 में 20वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव रखा है कि ये जो अलीगढ़ शहर है उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा जाए, हरिगढ़ रखा जाए। तो अलीगढ़ का नाम परिवर्तित होगा हरिगढ़ में, ऐसा भी प्रस्ताव रखा गया है पंचायत बोर्ड की बैठक में। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में सरकार ने अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए अलीगढ़ जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही जिला पंचायत सदस्यों ने जो धनीपुर मिनी एयरपोर्ट है उसका नाम पूर्व सीएम जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे कल्याण सिंह, उनके नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। तो जो धनीपुर मिनी एयरपोर्ट है उसका नाम क्या रखा जाएगा, यहाँ पे पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसने हाल ही में महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अनुमति दे दी है कि वो यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए की परीक्षा में शामिल हो सकती हैं, बैठने की अनुमति यहाँ पे दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे इस वीक के सभी महत्वपूर्ण
उत्तराखंड के हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं थी इस वीक की, तो सभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है और आपको हमारी सीरीज पसंद आती है और इससे आपको कुछ नॉलेज यहाँ पर प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मेरी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।